नमस्कार। हमारे खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर आर्टिकल 370 से जुड़ी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से जुड़े अपने फैसले की समीक्षा को लेकर मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। दूसरी खबर स्वाति मालीवाल से जुड़ी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद से मारपीट को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत चल रही है। वहीं तीसरी खबर हेमंत सोरेन की है, जहां हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। चौथी खबर हरियाणा के किसानों को लेकर क्या है, जहां हरियाणा में किसानों और ग्रामीणों के विरोध का सामना बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैलियां संजीवनी का काम कर सकती हैं। वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासत को लेकर है। तो इस 5 मिनटों के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें भी दिखा रहे हैं। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से जुड़े अपने फैसले को समीक्षा को लेकर के मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद पाया गया कि रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के आदेश के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता। ऐसे में अनुच्छेद 370 को लेकर समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं। 5 जजों की पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना भी शामिल थे। पीठ ने समीक्षा याचिका को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने और व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने और बहस करने की अनुमति मांगने वाले आवेदनों को खारिज कर दिया। 11 दिसंबर 2023 के अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से मोदी सरकार के अगस्त 2019 के फैसले पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी थी। इसमें अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने का फैसला किया गया था। जस्टिस कौल 25 दिसंबर 2023 को रिटायर हुए, जिसके बाद जस्टिस बोपन्ना सहित एक पुनर्गठित पीठ ने समीक्षा याचिकाओं पर फैसला किया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताबिश, जिस तरह से धारा 370 को लेकर के जब हमने देखा, जब एमएचए ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था पूरे देश में लागू धारा 370 हटाने को लेकर के, तब से लेकर के अब इसे लेकर के लगातार विपक्षी दलों की तरफ से हमने देखा कि विवाद वाली स्थितियां भी नजर आई और अब इन सब के लिए समीक्षा नहीं की जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके साथ संबंधित जानकारियां क्या कुछ सामने आई है? देखिए, 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जो फैसला लिया था धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का, उसके बाद इस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में लगभग 26 से 27 याचिकाएं दायर की गई थी कि धारा 370 और 35A को दोबारा से रिस्टोर कर देना चाहिए। लगभग 4 साल के बाद ये 25 के करीब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिनकी लगातार 15 दिन तक सुनवाई चली। जो 2 अगस्त से लेकर के 28-29 अगस्त तक लगातार इनकी सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इन याचिकाओं पर सुनवाई की, बदस्तूर डेली इन पर सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। 11 दिसंबर को इस फैसले को सुनाया गया। 11 दिसंबर 2023 को यह फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि जो सरकार ने निर्णय लिया था, जो फैसला था सरकार का, वो पूरी तरह से ठीक था। हालांकि इसमें 3 बहुत अहम बातें थी। पहली बात तो ये थी कि इसमें जो याचिकाकर्ता थे वो ये चाहते थे कि 370 और 35A को रिस्टोर किया जाए। दूसरी मांग ये थी, जो उनका यूटी बनाया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसको वापस एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और तीसरी ये थी कि पिछले 10 सालों से चुनाव नहीं हुए घाटी के अंदर, तो चुनाव होने चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तीनों याचिकाओं पर अलग अलग बात सुनी गई। पहली पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार का जो फैसला है 370 हटाने का, वो पूरी तरह से ठीक है। दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूर्ण राज्य का दर्जे की बात है, उस पर सरकार ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आखिर पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा। तो उस पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है, बहुत जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और तीसरी बात थी कि घाटी के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो तीसरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि सितंबर माह तक हर हालत में घाटी में चुनाव कराए जाने चाहिए। यानी कि अभी आप समझ लीजिए कि मई चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने के अंदर अंदर घाटी के अंदर चुनाव भी होने हैं। कयास ये लगाए जा रहे थे कि लोकसभा के साथ साथ ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन ये चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम उसके बाद कराएंगे, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा मैनेज करना मुश्किल है। और उसको लेकर के फिर रिव्यू पिटीशन किया गया। देखिए, जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को अपना फैसला दिया था, उसके बाद उसमें रिव्यू पिटीशन किया गया। हालांकि जस्टिस कौल रिटायर हो गए थे। उन 5 जजों में से एक जज थे जस्टिस कौल, जो रिटायर हो गए थे।
उसके बाद फिर ये कहा गया कि नहीं रिव्यू जाएगा। तो अब रिव्यू का जो फैसला आया है वो खारिज कर दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि जो पहली बेंच ने फैसला दिया था वो पूरी तरह से ठीक था, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, कहीं कोई गलती नहीं थी, इसलिए जो रिव्यू पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि पहली बार सारा जितनी भी पिटीशन थी उनकी सुनवाई हुई थी, उन्होंने फिर रिव्यू डाला और रिव्यू को अब खारिज कर दिया गया है। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन क्यूरिट पिटीशन का बचता है, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक क्यूरिट पिटीशन पर कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि रिव्यू पिटीशन एक बार जरूर सक्सेस हुई है, वो भी 2 जजों की बेंच की। 5 जजों की बेंच पर रिव्यू पिटीशन आज तक कभी हम नहीं देखा कि जजों ने फैसला बदला हो। तो ऐसे में भी क्यूरिट पिटीशन का वक्त बचा हुआ है, उसको लेकर के अगर ये जो याचिका करता है आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हालांकि अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जजों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे कोई सुनवाई नहीं करेगा। अगर क्यूरिट आता भी है तो उसका भी यही होगा जिस तरह से उसको खारिज किया गया है। गरिमा, ताबिश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं और जून के बाद कभी भी चुनाव किया जा सकता है घाटी में, इस बार कितना अंतर देखने को मिलेगा धारा 370 हटाने के बाद? देखिए बहुत अहम रहेगा, क्योंकि 370 और 35A हटने के बाद और विशेष राज्य का दर्जा वहां चूंकि उनको मिला है, उनको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ये पूर्ण राज्य उनके पास है नहीं। उनकी 3 डिमांड थी। पहली डिमांड तो ये थी कि 370 35A हटे, दूसरी ये थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और तीसरा ये था कि चुनाव हो। अब क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वहां पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टियां हैं, पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, कांग्रेस की तरफ से वहां पर जिया मीर है जो बड़े लीडर वहां पर माने जाते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ कर गए और डीएपीए करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। वहां पर एक अल्ताफ बुखारी है, अपनी पार्टी है, उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहां पर सज्जाद गनी लोन है। ये जो 5-6 पॉलिटिकल पार्टियां हैं यही वहां पर बहुत मेन मानी जाती है, और इन सब की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से होनी है। तो आने वाले समय में घाटी का चुनाव बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि घाटी के चुनाव पर कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नजरें रहती है, और ऐसे में घाटी के लोग किसका समर्थन करेंगे तो वक्त बताएगा। हालांकि बीजेपी को घाटी के लोगों से अभी फिलहाल बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, पीओके को भी वापस लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कही। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए ताबिश आपका बहुत शुक्रिया। तो सभी याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत चल रही है। स्वाति मालीवाल भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप नेताओं पर उनके खिलाफ बयान देने का बहुत दबाव है, कार्यकर्ताओं के उनके खिलाफ अलग अलग टास्क दिए जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया, उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उनकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है, किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ गरीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी भी है कि कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लेकर आओ। इसी खबर पर दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, लगातार स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा है वो पूरे देश भर में गरमाया हुआ है और इससे लेकर के सियासत भी छिड़ चुकी है, और इस सब के बीच स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है वो काफी हैरान कर देने वाला है। उनका कहना है कि बड़े नेता ने मुझे बताया है कि उनके खिलाफ तमाम ट्वीट्स करने की बातें कही जा रही है, अमेरिका से कनेक्ट करने की बातें कही जा रही है, स्टिंग ऑपरेशंस करने की बातें कही जा रही है। इस तरह की बातें सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी लगातार जीत के बड़े दावे कर रही है अपने विपक्षी गठबंधन के साथ। जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से देखा जाए कि 13 मई को जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, उन्होंने जो बताया, उसके बाद जब एफआईआर हुई और जांच तेज हुई, उसके बाद लगातार जो दिल्ली की सियासत है वो गरमा रही है। एक तो चुनावी माहौल और ऊपर से महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा, और स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, उनकी शुरुआत में हमने देखा कि चुप्पी साध ली थी उन्होंने, लेकिन एक के बाद एक जब उनके ट्वीट्स देखे जा रहे हैं, पोस्ट देखी जा रही है, तो वो बहुत बड़े जो है वो खुलासे भी कर रही है और आरोप भी लगा रही है। जैसे कि अब उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कल पार्टी के बड़े नेता का मुझे फोन आया और उन्होंने ये बात बताई कि कैसे जो है किसी को जिम्मेदारी सौंप दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, किसी को जिम्मेदारी दी है स्टिंग ऑपरेशन लाने की, किसी को कुछ जिम्मेदारी दी है जो फोटोज है वो सामने लाने की। तो ट्वीट कर जो है उन्होंने ये आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को ड्यूटी दी है कि अमेरिका में जो वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ निकलवाना है। ऐसे प्रत्यारोप का सिलसिला है गरिमा, वो भी जारी है।
जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने भी कल जो है सभा करी और अरविंद केजरीवाल को घेरा। तमाम जो दिग्गज दिल्ली में आ रहे हैं चुनावी माहौल को देखते हुए, सभी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के मामले पर तो ये चुप्पी साध लेते हैं। वहीं अब तक केजरीवाल ने भी अभी तक कुछ भी औपचारिक तौर पर कोई भी बात स्वाति मालीवाल के लिए नहीं की है, लेकिन जीत का दावा इस बार जो है वो केजरीवाल कर रहे हैं और दिल्ली के माहौल की बात कर रहे हैं कि इस बार ऐसा माहौल है कि हम जीत दर्ज करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में है, जिस तरीके से सियासत करवाई हुई है और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर इसका असर भी हालांकि कम देखने को मिलता है गरिमा, लेकिन देखने को जरूर मिलता है और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है कि स्वाति मालीवाल जो सबके हक की आवाज उठाती है, महिलाओं के हक की आवाज उठाती है, उनके साथ ऐसा हो गया। हालांकि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कहती है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। तमाम जो मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये षड्यंत्र है बीजेपी का। लेकिन जनता समझदार है, जनता हर एक मुद्दे को अपने जहन में रख के इस बार वोट करने जाएगी, जिसमें महिला सुरक्षा भी दिल्ली के अंदर बड़ा मुद्दा है। ठीक है तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके तमाम बड़े आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिर से राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन को अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, साथ ही कड़ी फटकार भी लगाई है। दरअसल सोरेन ने हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर कर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद के लिए जमानत मांगी थी। शीर्ष अदालत ने सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, साथ ही सच को दबाने के लिए फटकार भी लगाई है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में आरोप पत्र का संज्ञान लिया है। वहीं फटकार के बाद हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस ले ली है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है, चार्जशीट पर कार्रवाई की बात नहीं बताई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और फटकार भी लगाई है। चुनाव प्रचार के लिए आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें फटकार भी लगाया गया और उन्हें उनकी जमानत अर्जी जो थी उसे खारिज कर दिया गया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राहत नहीं पहुंची और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है कि चार्जशीट पर कार्रवाई की बात नहीं बताई गई है, बड़ी उन्हें उम्मीद थी कि वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर पाएंगे, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तो इस वक्त क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? बात कही कि हेमंत सोरेन की याचिका पर जब इनकार कर गई सुप्रीम कोर्ट, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी मायूसी लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल ने जिस तरह से, अधिवक्ता ने जिस तरह से लगाई गई याचिका में तर्क दिया था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उसी के तर्ज पर इनको अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने चार्जशीट छुपाने की बात कहकर याचिका सुनने से इनकार कर दिया और कड़ी फटकार भी लगाई कि इस तरह से कार्य नहीं होनी चाहिए थी। जिस कारण से जैसे ही ये खबर आई कि इनकार हो गई है इनके याचिका से, तो उनके कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई और अलग सी बात, जैसी वैसी बातें होने लगी। जी, तो आगे की क्या कुछ तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी धर्मेंद्र? जो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो निस्संदेह है कि ये मायूसी की बादल रहेगी। लेकिन फिर अगले आसपास के लोगों या वरिष्ठ लोगों का कहना है कि फिर वह पुनः याचिका दायर कर सकती है। लेकिन अब सवाल है कि कहां तक, कैसे, किस परिस्थिति में होगा, ये तो समय वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया था कि लोकसभा चुनाव है, मुझे अंतरिम जमानत दी जाए। उसके बाद उनका अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी केजरीवाल के तर्ज पर उन्हें अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन अगर नहीं मिली तो फिर थोड़ी सी तो मायूसी है, कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है। जी धर्मेंद्र, ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो चुनाव प्रचार के लिए इजाजत मांगी गई थी, सोरेन की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हरियाणा में किसानों और ग्रामीणों के विरोध का सामना कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां संजीवनी का काम कर सकती हैं। किसानों और ग्रामीणों के विरोध के चलते बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव में हार का डर सता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की 23 मई को होने वाली रैली ने से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। अंबाला और सोनीपत लोकसभा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेंद्रगढ़ के पाली गांव में रैली
कर दक्षिण हरियाणा को साधेंगे। नरेंद्र मोदी 23 मई को भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। गांव पाले से प्रधानमंत्री की ये रैली पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का काम करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवारों को लाखों मतों से जीत मिली थी, इस बार उस तरह का चुनाव दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार ज्यादातर सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसीलिए ऐसे में पीएम की जनसभाएं माहौल को बदलने का काम बीजेपी के लिए कर सकती हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, हमने देखा हाल ही में हरियाणा में जिस तरह से सीएम बदले, पहले खट्टर थे सीएम, उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, तमाम बदलाव भी हुए हैं हरियाणा में। और अब इन सब के बीच कई जगहों से हमने ये भी देखा कि हरियाणा में किसान जो कि बड़ी संख्या में है और यही अहम भूमिका निभाते हैं किसी को भी सांसद बनाने के लिए या फिर किसी को भी सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में उनकी नाराजगी भी लगातार हमने देखी, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हमने देखा। लेकिन इन सब के बीच पीएम की रैलियां, कई जगहों पर हमने बीजेपी जो प्रत्याशी उनका विरोध देखा। पीएम की रैलियां जो 23 मई को होने वाली है, कहा जा रहा है कि संजीवनी बनकर उभरेंगी। देखिए गरिमा जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पर जो है किसान आंदोलन हुआ था। उसके बाद भी पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के अंदर, स्टेट्स के अंदर चुनाव भी हुए थे और बीजेपी कई स्टेट्स के अंदर जीती भी थी। तो ऐसा इस बार भी ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बीजेपी का लगातार विरोध जो है गाँव में देखने को मिल रहा है, शहरों में देखने को मिल रहा है। कई नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत भी किया गया। सिरसा में अशोक तंवर को लगातार काले झंडे दिखाए गए, रोका गया। अन्य नेताओं को भी लोकसभा चुनाव के प्रचार में काफी बाधा डालने का भी प्रयास किया गया। और आप ये भी देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं, रेलवे ट्रैक भी बंद किए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर अब हरियाणा के अंदर जो है स्टार प्रचारक की एक जो है लहर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे हरियाणा भर के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों का संबोधन कर रहे हैं। हाल ही में अंबाला के अंदर भी एक रैली की गई, सोनीपत के अंदर भी की गई। अब 23 तारीख को भी देखिए कि किस प्रकार से मोदी जी हरियाणा के अंदर लगातार जो है रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि जिन इलाकों के अंदर भाजपा की पकड़ कमजोर है, वहां पर मोदी लहर कहीं ना कहीं लाने के लिए, स्टार प्रचारक की एक कैंपेन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं रणभूमि के अंदर उतारा जा रहा है। और इसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा अच्छे मतों से ले जाने वाली है। तो गांव में जिस तरह से हम प्रदर्शन देख रहे हैं उसका, क्योंकि विपक्षी जो दल हैं वो किसानों के मुद्दे पर लगातार हरियाणा में पहुंच रहे थे। जब भी हरियाणा में विशाल जनसभाएं हम देख रहे थे विपक्षी दलों के, तो किसानों को सबसे ज्यादा साधा जा रहा था पंखिल। और ऐसे में पीएम मोदी भी जनसभाएं करेंगे, किसानों के हित की बात भी करेंगे। लेकिन लगातार जो विरोध प्रदर्शन भी हुआ, हमने अलग अलग बॉर्डर्स पर देखे, कई किसानों की इस दौरान मौत भी हुई है। तो कितना असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसके बाद विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने वाले हैं। देखिए कहीं ना कहीं हर तरीके से, हर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचा जाए तो भाजपा का ये कहना है कि वो लगातार किसानों के हित के लिए काम करती नजर आ रही है। उनका ये भी कहना है कि अन्य नेताओं का कि जितनी सुविधा हम हरियाणा सरकार के माध्यम से एमएसपी या अन्य स्कीमों के द्वारा दे रहे हैं, उतनी सुविधाएं आज भी किसानों को पंजाब में नहीं मिल रही, जिसके बावजूद किसान पंजाब सरकार का समर्थन जो है करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पर बैठे धरना दे रहे हैं। वही दूसरी ओर विपक्ष लगातार निशाना ये साध रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भाजपा का ग्राफ जो है हरियाणा के अंदर भी हल्का फुल्का गिरता नजर आ रहा है। परंतु जो ये लगातार रैलियों का संबोधन जो है हाल ही में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं मोदी लहर को एक बार फिर से बढ़ावा देने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भाजपा ले जाने वाली है। पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बार अग्रसर हरियाणा के अंदर नजर आ रहा है। जी, तो हरियाणा में सरकार पर संकट मंडरा रहा है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। बीजेपी के प्रत्याशियों को हार का डर सता रहा है और अब पीएम मोदी की जो जनसभा होने वाली है भिवानी में, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बड़ी संजीवनी के रूप में साबित हो सकती है। चलिए पांचवी और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी दल 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य के राजनीति में भूचाल आने का अनुमान भी है। उसे देखते हुए आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों में प्रमुख नेताओं के साथ बैठक भी बुलाई गई है, ताकि सीटें ज्यादा या कम मिलने के बाद रणनीति बनाई जा सके। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब शिवसेना और एनसीपी टूट गई और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दल बदल किया। बीजेपी ताकतवर बनकर उभरी है, लेकिन क्या चुनाव नतीजे उसके
फेवर में आएंगे या फिर जितनी सीटें जीती थी उतनी सीटें जीत पाएंगी। एनडीए के घटक दल बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली तो निश्चित ही इन सभी दलों के नेताओं के कॉलर टाइट होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सभी का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के घटक दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। बैठकों का भी दौर देखा जाएगा। इस बार का लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि जो दल है उनमें बंटवारे भी देखे गए हैं। कितना असर इस बार देखने को मिलेगा और बैठकों का दौर भी? जी गरिमा, मैं बता दूं, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चली है उसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है भूचाल नहीं सुनामी आने वाली है, क्योंकि बहुत से राजनीतिक जो चाणक्य माने जाते हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ चुका है। जैसे शरद पवार हुए, उद्धव ठाकरे हैं और राज ठाकरे हैं और जितने भी अजीत पवार हैं, इन लोगों की अस्तित्व खत्म हो जाएगी अगर सीट अगर सही से परफॉर्म नहीं कर पाए। जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी की बात की जाए ना गरिमा, तो बीजेपी की भी पिछली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाई तो महाराष्ट्र में उसकी जो पकड़ है वो कमजोर पड़ जाएगी। और आने वाले टाइम में बीएमसी इलेक्शन भी है और विधानसभा इलेक्शन भी है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जब गठबंधन होगा तो बहुत सोच समझ के होगा। जिस तरह से दो फाड़ एनसीपी के हुए, दो फाड़ शिवसेना के हुए, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि काफी नेताओं के 2-4 जून को भविष्य तय करेगी कि किसकी राजनीति आगे बढ़ेगी, किसकी राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। और जिस तरह से हम ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हुए हम लोग बता रहे थे स्वदेश में कि महाराष्ट्र की 48 सीट ऐसी है जो आपस में इतनी तरह से खिचड़ी पक गई है कि अभी तक भी क्लियर नहीं होगी किसके फेवर में जा रही है। और ये 4 तारीख को मतपेटियां में उनके जब भाग्य खुलेगा कि किसकी राजनीति कहां पे लेके खड़ी होगी। और जिस तरह से बहुत से नेता ऐसे हैं जिनका फ्यूचर इस लोकसभा चुनाव में आखिरी होगा। अगर शरद पवार अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए गरिमा, तो उनकी राजनीतिक चाणक कहे जाते हैं, उनकी राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। अजीत पवार उन्हीं के भतीजे जो अपने आप को बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं महाराष्ट्र के, उनके भविष्य तय करेगी। उद्धव ठाकरे अपने बाला साहब ठाकरे का परफॉर्मेंस जिनकी विरासत लेके आ रहे हैं शिवसेना, वो खत्म हो जाएगी। एकनाथ शिंदे जब टूटने के बाद पहली बार अब अपने आप को चुनाव मैदान में लेके आए, अगर वो नहीं कर पाए तो सीएम के खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि जब उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो शायद सीएम भी हटा दी जाए। और बीजेपी को पिछला अगर नहीं दोहरा पाई अपनी परफॉर्मेंस तो बीजेपी की भी पकड़। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरे राजनीतिक दलों की भविष्य इस समय महाराष्ट्र में है तो खतरे में है। वो एक राज्य महाराष्ट्र ही है, बाकी सब जगह तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी भी खतरे में है। जी गरिमा। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे के बाद तस्वीरें काफी कुछ बदलती हुई नजर आ सकती हैं। सियासी दल 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।